अस्सलाम वालेकुम। GFAR 1 लेक्चर 23 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन होमवर्क में था, ये इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि इसको डिस्कस करने की बजाय इसको आज के होमवर्क में आप शामिल कर लें। आज के होमवर्क में 5 सवाल होंगे, ठीक है, जो ट्राई हो सकें हाँ करके आने हैं। ज़ाहिर है हो सकता है कल का दिन हमें लग जाए इन्हीं की डिस्कशन में, ठीक है। लेकिन कल हमने रीवैल्यूएशन स्टार्ट कर देनी है इंशाल्लाह, ठीक है। रीवैल्यूएशन स्टार्ट करेंगे। अब इत्तेफाक की बात है कल फिर सैटरडे है, तो ये छुट्टी नहीं कर लेनी आप लोगों ने वीकेंड पे। मतलब अब बारी, अब आप अगला लेक्चर नोट आपको मैं नंबर बना हुआ है पहले से दिखा देता हूँ, उसमें रीवैल्यूएशन है। क्या कर सकते हैं, जब बारी आ जाती है चीज़ की तो करनी तो होती है वो, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है, ठीक है। हम एसेट एंड फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन के नाम से हमने एक चैप्टर शुरू किया था, ठीक है ना। हमने इसमें पहले दिन ये कहा था कि जब एसेट खरीदते हैं तो वही बचपन वाली एंट्री एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बात तो हम अकाउंटिंग सीखते आ रहे थे, ऐसे इतनी आसान सादा है नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जो फिक्स एसेट्स होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, कंप्यूटर, व्हीकल वगैरह, इनको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के नाम से याद किया जाता है। इनके लिए एक स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इन फिक्स्ड एसेट्स के साथ डील करता है उसका नाम है IAS 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, ठीक है जी। और इसका नाम क्या है जी? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है जी। मतलब वही आपके फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन वाली जो बातें थी। फिक्स एसेट क्या थे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, वही प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट IAS 16 ने उसका नाम रखा हुआ है, ठीक है ना। IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सारी दुनिया के अंदर फिक्स्ड एसेट्स के लिए वही रूल्स पढ़े जाते हैं अकाउंटिंग में जो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया में फिक्स एसेट्स से रिलेटेड जो अकाउंटिंग होती है वो IAS 16 के अंडर आती है और सारे लोग उसी को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। इसीलिए तो आप लोग यहाँ से CA करते हैं तो किसी और मुल्क में 2-3 पर्चे उनके लॉ के दे के आप वहाँ के CA भी बन जाते हैं। क्या होता है असल में, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारे स्टैंडर्ड्स जो है ना दुनिया के अंदर हमारे, वो यूनिफॉर्मिटी के लिए तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। कुछ मुल्क हैं जो इनको नहीं फॉलो करते, कुछ 2-4 मुल्क हैं उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वरना दुनिया के अंदर अब कोशिश यही की जा रही है कि सारी दुनिया के अंदर जो है वो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स सेम जो है वो यूज़ हो रहे हों। यानी कि यहाँ पे जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं IAS 16 के, ये UK के अंदर बैठा हुआ जॉन भी यही रूल्स पढ़ रहा होगा, कनाडा के अंदर बैठा हुआ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैठा हुआ, युगांडा के अंदर बैठा हुआ बंदा, ये सारे क्या कर रहे होंगे? ये सेम रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे होते हैं। चले, अच्छा, अब IAS 16 प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड है ना, तो इसने सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सी चीज़ को आप प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कह सकते हैं। यानी हमने तो कहा था ना एसेट खरीदा, और एसेट खरीदा तो उसकी एंट्री कर दी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है कि पहले 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी किसी भी चीज़ को। कोई भी आइटम अगर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कहलाना चाहता है मेरा, तो उसको 2 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, ठीक है। पहली शर्त, फ्यूचर में उससे बेनिफिट आने की उम्मीद हो। हमने भी एसेट की पहले दिन डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी, एसेट इज़ अ रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड बल्कि मैंने कहा था ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड, याद आ रहा है कुछ, ठीक है ना। बहरहाल एसेट इज़ अ बिजनेस ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस विच विल गिव बेनिफिट इन फ्यूचर। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन थी एसेट की, ठीक है। कि एसेट जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है जिससे फ्यूचर में बेनिफिट आने की हमें उम्मीद हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो कि फ्यूचर में एक आइटम हमें बेनिफिट देगा, और दूसरी बात, वो जो आइटम है उसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर हो सके। क्या मतलब? आपने ये एसी खरीदा, आपको नजर आ रहा है कि इसने फ्यूचर में आपको फायदा देना है, एक शर्त तो पूरी हो गई, ठीक है। दूसरी शर्त, इसकी कॉस्ट मैयर हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल हो सकती है, हमने जो खरीदा है, जितने का खरीदा है वो बिल हमारे पास मौजूद है, उसकी पेमेंट की है, वो पेमेंट का एविडेंस भी मौजूद है, ठीक है। तो रिलायबली मैयर हो सकती है कॉस्ट। तो जब ये 2 शर्तें पूरी कर जाए कोई आइटम कि उससे फ्यूचर में बेनिफिट आना हो और उसकी कॉस्ट रिलायबली मैयर की जा सके, तो ऐसी सूरत में IAS 16 कहता है कि इस आइटम को मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट कहकर रिकॉर्ड कर लो। क्या कर लो? रिकॉर्ड कर लो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि इनिशियल रिकग्निशन।
क्या जी? रिकग्निशन कहते हैं रिकॉर्ड करने को, इनिशियल रिकग्निशन। इनिशियल रिकग्निशन मतलब क्या है जी? रिकॉर्ड कब करें, सवाल है। सवाल क्या है जी? कब रिकॉर्ड करें? हमने पूछा कि भी किसी भी आइटम को आइए 16 कब हम रिकॉर्ड करें, जो हम कर रहे थे एसिड डेबिट, ये एसिड डेबिट कब करें, एसिड कब डेबिट कर लें, ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कब रिकॉर्ड करें, क्वेश्चन है ध्यान में आया, ठीक है। तो आइए 16 ने कहा एन आइटम shall be recorded recognized, आसान लफ्ज लिख दिया मैंने, असल तो स्टैंडर्ड नहीं है, लिखा हुआ एन आइटम shall be recognized, ठीक है। बहरहाल एन आइटम shall be recorded as a, मैं PPE लिख दूं, शॉर्ट जरा फॉर्म, ठीक है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। एन आइटम shall be recorded as a PPE if and only if नंबर 1 इट इज प्रोबेबल। वैसे तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड्स कितने बच्चों ने खरीद लिए हैं, स्टैंडर्ड कितने बच्चों ने खरीद लिए हैं, बाकी भी खरीद लें। FAR 1 के अंदर भी यूज होने हैं, FAR 2 में भी ओपन बुक है, FAR 1 में भी ओपन बुक है, फाइनल में भी ओपन बुक है काउंटिंग, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड सारी जिंदगी आपके साथ, कोई चेंज नहीं ज़्यादा आ जाती होती, हर दफ़ा हर 6 महीने बाद चेंज आ रही होती है स्टैंडर्ड्स में, कभी कभी स्टैंडर्ड्स बदला करते हैं, और वो स्टैंडर्ड जब बदलेंगे तब की तब देखी जाएगी। ये स्टैंडर्ड सारी जिंदगी के लिए आपका एसेट है, आप लोग इस स्टैंडर्ड्स को परचेज कर लें। IAS 16 जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो जिसमें रेलेवेंट पैराज को मैं एंड पे जाकर हर टॉपिक, हर स्टैंडर्ड जो पढ़ेंगे ना, उसके एंड पे रेलेवेंट पैराज हाईलाइट करवा दूंगा आपको। आप हाईलाइट कर सकते हैं, स्टिकी नोट्स लगा सकते हैं स्टैंडर्ड्स के अंदर, ऊपर लिख नहीं सकते, और वो बुक आप साथ लेकर पर्चे में जाते हैं, कोई ज़रूरत पड़ जाए आपको वहाँ पे ओपन करके आप देख सकते हैं, पढ़ा हुआ होना चाहिए। बहरहाल पहली बार खोलेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो रेलेवेंट पैराज आपको मैं हाईलाइट करवाऊंगा, स्टैंडर्ड्स ले लीजिए, कोशिश कीजिए ईद के बाद तक तो सबके पास हों, ठीक है ना। और पब्लिकेशंस में जाएंगे ICAR की वेबसाइट पे, वहाँ से आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी ऑनलाइन, फिजिकली वो नहीं देते, वो कहते हैं ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, ठीक है, सही है। अच्छा, तो IAS 16 क्या कहता है कि कोई भी आइटम PPE कब होगा, इफ इट इज प्रोबेबल, उम्मीद है, हाई चांस, प्रोबेबल कहते हैं मोर देन 50% चांस, ठीक है, उम्मीद है अच्छी खासी, ठीक है। इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू एंटिटी, एंटिटी मतलब बिजनेस जिसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज, अभी बताई थी, बता दो आप, अभी बताई थी मैंने, बता दो आप, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, ठीक है जी। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो, सवाल क्या किया हमने, सवाल क्या किया, IAS 16 कब PPE रिकॉर्ड कर होते थे आप, वो आप एसिड बोल रहे थे, तो क्या होता था, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ही होता है, उसमें से जो एसिड का, मशीनरी खरीदी, मशीनरी डेबिट, दरअसल तो PPE डेबिट ही हुआ ना, पर हम बोलते मशीनरी डेबिट ही है। मशीनरी क्या है, PPE है। लैंड खरीदा, लैंड डेबिट कैश क्रेडिट, लैंड क्या है, PPE है। तो कोई भी आइटम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे कब रिकॉर्ड करें, IAS 16 कब रिकॉर्ड करें, IAS 16 ने कहा जब दो शर्तें पूरी हो जाएं, पहली इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो, दूसरी कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो एसेट रिकॉर्ड कर लो। वो जो हम करते थे ना एसेट डेबिट, ठीक है, तो ये दो शर्तें पूरी होने पर करते होते हैं, ओके। अच्छा, अब एक आइटम था, उसने ये दोनों क्राइटेरिया मीट कर लिए, दोनों क्राइटेरिया मीट कर लिए। अब हमने क्या करना है, एसेट अकाउंट को बोलो और पूटो, डेथ क्यों पड़ी हुई है बोलते हुए जी। हमने दोनों क्राइटेरिया जब आइटम मीट कर गया तो हमने उसको एसेट अकाउंट में डेबिट करना है। ये है रिकॉर्डिंग, रिकग्निशन इसी को कहते हैं, एसेट अकाउंट को डेबिट करना है हमने, ठीक है। अच्छा, ये तो फैसला हो गया, अकाउंट को डेबिट करना है, एसेट अकाउंट को डेबिट करना है। अब अगला सवाल पैदा होता है कितने पर करें, यानी अमाउंट क्या हो। तो अगली लड़ाई पड़ गई, इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो। इनिशियल, पहली बार जब एसेट हमारे पास आता है तो इनिशियल मेजरमेंट किस पे हो, ठीक है। अगर मैं इसको भी इसी तरह से ब्लू में उर्दू में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, पहला तो सवाल था कि कब रिकॉर्ड करें, उसने कहा दो शर्तें पूरी हो जाए, हमने कहा हो गई पूरी,
अगली बात, कितने पर रिकॉर्ड करें, कितने पर या किस अमाउंट पर, जो लिख ले मर्जी, किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करें। स्टैंड ने कहा इनिशियल मेजरमेंट तो हमेशा कॉस्ट पे होती है, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा कॉस्ट पे होती है। कॉस्ट जितने में आपको एसेट पड़ा, ठीक है, वही कॉस्ट है ना भाई। आप कहते नहीं है यार ये एसी, आप सामने असल में एसी आ जाता है मेरे एग्जांपल में, ठीक है ना, ठीक है, ये एसी आपको कितने में पड़ा, ये मतलब होती है ना। आप थोड़ा सा तमीज से को बोले अगर अंग्रेजी में आके तो क्या कहेगा, इस एसी ने आपको कितना कॉस्ट किया, ऐसे लोग बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये एसी की कॉस्ट इनिशियल मेजरमेंट हमेशा स्टैंडर्ड कहता है होगी कितने में आपको ये एसी पड़ा। तो इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होगी, हाँ, इनिशियल मेजरमेंट हमेशा किस पे होती है, एट कॉस्ट। अंग्रेजी लिखूं, चलो लिख देता हूं, एन आइटम ऑफ PPE is initially measured at its cost, अब ये इतनी सादा बात नहीं है कॉस्ट कह के जान छूट जाए। कॉस्ट में क्या कुछ आता है आज ये हमने पढ़ना है। लेक्चर बहुत आसान है आज का, बातें गपशप के अंदर ही हमने इंशाल्लाह गपशप के अंदर हमने बातों को सीख लेना है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉस्ट में क्या कुछ होता है ये बताना चाहूं तो सादा सी बात है कि कॉस्ट के अंदर ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस, ठीक है ना। क्या मतलब, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मतलब होता है एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के सारे खर्चे, एसेट को काबिले इस्तेमाल हालत में लाने तक के खर्चे। और काबिल इस्तेमाल हालत किसे कहा करेंगे भाई, ये याद रख लें, मैनेजमेंट की एसेट जब मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और इंटेंडेड लोकेशन में पहुंच जाए तो हम कहेंगे ये काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आप एक ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें आपका जो हेड ऑफिस है मिसाल के तौर पे वो 10 मंजिला एक जो है वो प्लाजा है, ठीक है, लिफ्ट नहीं है उसमें। अच्छा, अब आपने 2 एसी खरीदे, एक एसी आपने ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल करना है और दूसरा एसी आपने 10th फ्लोर पे इंस्टॉल करना है। एसी आपने एक जैसा लाख रुपए के 2 एसी खरीद लिए, जो ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल होना है वो तो लाख रुपए का आया, इंस्टॉल हो गया। जो 10th फ्लोर पे जाना था, लिफ्ट तो थी नहीं, मजदूर को बुलवाया आपने, उसने कहा कि जी मैं तो इसको 10th फ्लोर पे पहुंचाने के आपसे 2000 रुपये लूँगा मिसाल के तौर पे। अब सेम एसी है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो 10th फ्लोर वाला एसी है वो ऑर्गेनाइजेशन को लाख में पड़ा या 2000 में, तो सेम एसी है लेकिन कॉस्ट डिफरेंट आ रही है बिजनेस के अंदर। क्यों, क्योंकि कॉस्ट क्या है, वो सारे खर्चे जो एसेट को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और इंटेंडेड लोकेशन में पहुंचाने तक खर्च हो, वो सारे एसेट की कॉस्ट में हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो काबिल इस्तेमाल हालत क्या है जी, कंडीशन एंड लोकेशन इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, ठीक है। ये इतनी सी बात अगर आप याद रख लेना कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर, सिर्फ इतनी सी बात, ये जरा साथ हो जाए, नहीं आगे आ जाए। 2 बच्चों की जगह बना ली, शाबाश हो जाए जल्दी से जल्दी। अच्छा जी, 90% तक जो
कॉस्ट हैं वो आप सही डिटरमिन कर लेंगे सिर्फ इतने नॉलेज से जो मैंने अभी आपको दिया। ठीक है, क्या कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा जी? ऑल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। क्या मतलब? वो सारे जरूरी खर्चे जो एसेट को काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के लिए खर्च हों। काबिल इस्तेमाल हालत क्या है? वो कंडीशन और लोकेशन जिसमें एसेट मैनेजमेंट चाह रही है कि आ जाए। क्या मतलब? एक मिसाल तो ये दे दी, एक और मिसाल, आपने एक प्लांट इंस्टॉल करना है और उस प्लांट से इंस्टॉल करके आपने टॉफियां बनानी है। अब वो प्लांट आपने बाहर के मुल्क से ख़रीदा, वो वहाँ से चलते चलते समुद्री रास्ते किराया पे करके इंश्योरेंस करवा के रास्ते में लाहौर कराची या ग्वादर पहुँचा, वहाँ से फिर आपने उसको क्लियर करवाया, टैक्सेस पे किए, फिर वहाँ से आपने ट्रक के ऊपर लादा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करते हुए यहाँ पे लाए, फिर इंजीनियर्स को बुलाया, फिर मिस्त्रियों मजदूरों को बुलाया, साइट प्रिपेयर की, इंस्टॉलेशन की, वो चलाना शुरू किया, टेस्ट रन करके चेक किया। ये सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे। वन बाय वन बताता हूँ फिर भी दोबारा, ठीक है ना। सारे खर्चे एसिडी कॉस्ट में ऐड हो रहे हैं क्योंकि हमने उस प्लांट से टॉफियां बनानी है। ये हमारी मैनेजमेंट की जो है वो इंटेंडेड कंडीशन है। और लाहौर के अंदर फैक्ट्री में हमने लगानी है कि ये एसिड वहां पर चले, तो इंटेंडेड लोकेशन भी है। तो यहां तक लाने के लिए और चलने तक के लिए जितने खर्चे इस पर इनकर होंगे वो एसिडी कॉस्ट में ऐड होने। अब इतनी सी नॉलेज हो ना तो 90% ये वाले सवाल सही हो जाते हैं, ये काफ़ी है। ठीक है, एक दो रह ही जाते हैं। होता क्या है? होता ऐसे है कि आई कैप क्वेश्चन देगा तो उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपको 10 कॉस्ट दे देगा, जिसमें से लेट से 6 या 7 आपने एसिड कॉस्ट में ऐड करनी होंगी और 3-4 जो है वो इग्नोर करनी होंगी। ठीक है, बस इतनी सी आपको इसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। आसान बहुत होता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, मुश्किल नहीं होता, आसान नंबर है ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्या कहता है उसकी बात ज़रा बाद में करते हैं, पहले हम इस तरह से कर लेते हैं। हम एक प्लांट ख़रीदते हैं, ठीक है जी। तो हमने प्लांट जो है वो जापान से ख़रीदा, ठीक है, कि चाइना से ख़रीदना है? चाइना से, अच्छा जापान ही ठीक है जी। ये प्लांट है जी, प्लांट, ये पी फॉर प्लांट, ठीक है। ये प्लांट आपने लेट से ख़रीदा तो इसकी परचेज़ प्राइस थी, परचेज़ प्राइस मैंने पीपी लिख दिया, परचेज़ प्राइस थी इसकी लेट से 1 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने कहा यिंग यांग से कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ प्लांट लेने इतने दूर से, तो कुछ डिस्काउंट ही दे दो। उसने कहा हाँ यार तुम बड़े दूर से आए हो अब्दुल्ला, तो तुम्हें मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। तो लेस कर देंगे उस ट्रेड डिस्काउंट को। कौन सा मैंने बोला? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बार्गेन डिस्काउंट, ठीक है, जो आपने बार्गेनिंग करके पैसे छुड़वा लिए। पुराना कस्टमर हूँ भाई, डिस्काउंट दे दो, या यार इतनी चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, बल्क ऑर्डर डिस्काउंट जिसको कहते हैं, बल्क ऑर्डर, यार इतना कुछ सामान ख़रीद लिया आप डिस्काउंट ही नहीं दे रहे हो, बात समझ रहे हो? या यार आप मेरे खाला के बेटे हो यार, ब्लड रिलेशन है कोई, डिस्काउंट ही दे दो कोई, बात समझ रहे हो? तो ये जो प्लांट है, प्लांट ये 1 लाख रुपए का वैसे बेचा जाता है, लेकिन हमें इस पर 5,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो फिर हमें तो ये एसिड कितने में पड़ा? ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू हो गई हमारी। ठीक है, अब जापान से ये एसिड निकला, ठीक है, और जापान से कोई समंदर आता है, इधर नहर आती है, जर्मनी कर लो, उधर से कोई ना कोई समुद्री रास्ता आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये जर्मनी के सी पोर्ट से ये हमारा प्लांट जो है ये इस बहरी जहाज़ के अंदर ये सवार हो गया, ठीक है। अब ये बहरी जहाज़ वालों ने हमें कहा कि आपको किराया देना पड़ेगा, समंदरी किराए को कहा जाता है ऑक्ट्राय चार्जेस, ठीक है। हमने कहा जी आपने ना कोई 7,000 रुपये किराया देना है। हमने कहा ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा रास्ते में ना ख़तरा भी बड़ा होता है, तो ट्रांजिट के अंदर इंश्योरेंस भी करवा लें, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इस पे भी ना जी आपके कोई जो है वो 700 रुपया लगना है, 300 400 रुपया लगना है, आप इंश्योरेंस भी करवा लें। हमने कहा ठीक है। अब ये लहरों के अंदर ये समुद्री लहरें हैं, ठीक है ना, ये चल कर, ठीक है, और पहुंच गया कराची पोर्ट पे,
ठीक है, ये पाकिस्तान में आ गया जी। अब जैसे ये पाकिस्तान में यहाँ पर ऑफलोड हुआ ये पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसको पोर्ट से क्लियर करवाने के लिए क्लियरिंग एजेंट ने कुछ पैसे लिए, ठीक है। क्लियरिंग एजेंट ने कहा जी मुझे आप 150 रुपया दें, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। हमें तो पता भी नहीं था, हमें ज़ाहिर है मजबूरी है, क्लियरिंग करवानी पड़ेगी इससे, ठीक है। अभी वो क्लियर करा के हटा ही था कि FBI वाले आ गए, ठीक है, कस्टम वाले आ गए। कस्टम वालों ने आके कहा इसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करें, इंपोर्ट ड्यूटी पे करें जी, ठीक है जी। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी पे कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी तकरीबन कोई कितना भाई को पता है 5,000 जी, 5,000 पहले भी एक चीज़ आ रही है इसलिए उन्होंने कहा जी 11,000 रुपये इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी है, काइंडली दे दें 11,000 रुपये, ठीक है। आपने कहा नहीं यार ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, चलो लड़ाई झगड़ा करके को 9500 के अंदर बात डन होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, ठीक है। अब वो एक 500 भी कहीं आया था ना, 500 आया था, 150 आया, अच्छा चलो एंड पे राउंड फिगर भी तो बनानी है ना मैंने। अच्छा, तो इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने कहा कि ये पे कर दो। उसके बाद ये कस्टमर वाले लेकर हटे ही थे कि इनकम टैक्स वाले आ गए और उन्होंने कहा कि टैक्स पे करो। अच्छा, उन्होंने कहा जी टैक्स पे करो। हमने कहा कितना टैक्स पे करना है? ऐसे ही होता है सब कुछ, ये खर्चे होने होते हैं, ठीक है। कितना टैक्स पे करें? उन्होंने कहा आप टोटल ना हमें 1,000 रुपया टैक्स पे करें, जिसमें से आपको 350 रिफंड हो जाएगा, ठीक है। रिफंडेबल, जिसको टैक्स पढ़ रहे हैं ना आप लोग, एडजस्टेबल भी कहते हैं। एडजस्टेबल रिफंडेबल का मतलब पता है? एडजस्टेबल कहते हैं कि आपकी फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी अगेंस्ट टैक्स में एडजस्ट हो जाना। रिफंडेबल आपको पैसे ही मिल जाए, ठीक है ना। तो दोनों एक ही बात होती है। रिफंड हो जाना, पैसे कैश फ्लो आपका बढ़ गया, और एडजस्ट हो जाना, आपका फ्यूचर कैश फ्लो कम हो गया, आउटफ्लो, ठीक है ना। तो इनफ्लो बढ़ जाना या आउटफ्लो कम हो जाना, बात तो एक ही है, ठीक है। तो रिफंडेबल या एडजस्टेबल 350 है और बाकी 750 आपका नॉन रिफंडेबल है, ओके। नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर जी हमने कहा चलो शुक्र है, हमने 1,000 रुपये टैक्स जमा करवाया, और जमा करवाने के बाद हमने इस ट्रक के ऊपर अपने प्लांट को रखा। ये प्लांट आ गया हमारा, ठीक है, और ये ट्रक है, और ये इसका रुख है लाहौर की तरफ, ठीक है जी। इधर से मोड़ भी मुड़ता है थोड़ा सा, ओके। तो ये यहाँ से चलता हुआ हमारा प्लांट, ये इधर लाहौर है, ठीक है ना, इधर लाहौर में आ रहा है, ठीक है। और ये लाहौर में एंटर होने से पहले यहाँ पर एक इशारा लगा हुआ है, ठीक है, और इशारे के ऊपर बत्ती सुर्ख थी, और इस ट्रक वाले ने इस इशारे को तोड़ दिया, मतलब टक्कर मार के तोड़ दिया या वैसे तोड़ दिया, बहरहाल तोड़ दिया। तो यहाँ पर एक भाई साहब खड़े थे ऐसी टोपी पहन के, ठीक है जी, और उनका नाम था पुलिस वाला, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चालान कर दिया, फ़ाइन कर दिया जी 500 रुपये का, ठीक है। ट्रक वाला हमारा ही है, हम ही है, ठीक है। अच्छा, अब कहते ट्रक वाला देगा, वो बात की बात है, वो क्या अरेंजमेंट है, फ़िलहाल तो ये हम ही दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ओके। उसके बाद ये लाहौर में पहुंच गया, और लाहौर में ये पहुंचने के बाद ये इधर करके रायविंड रोड पे या पत्तोकी वाली रोड पे फैक्ट्रियां जहाँ पे हैं, यहाँ पे आकर हमारा ये प्लांट ऐसे आकर उतरा, और उतरते ही गिर्र करके चलने लग गया। ऐसा होगा। आज यहाँ पर ये प्लांट जो पहुँचा है, तो हमें पहले साइट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है जी। साइट प्रिपरेशन के ऊपर कुछ कॉस्ट आएगी, 1200 रुपये तो हमें मज़दूरों को देना पड़ गया। हमने खुदाई की, ठीक है। उसके बाद उस पर फाउंडेशन ले डाउन की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने इंस्टॉलेशन करवाई इसकी, इंस्टॉलेशन के ऊपर भी कोई 850 रुपये लग गए, ठीक है। उसके बाद ये सब काम हमसे तो होने वाला नहीं था, हमने कुछ प्रोफेशनल्स को बुलाया हुआ है, ठीक है। वो प्रोफेशनल्स जो हैं कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, और इंजीनियर्स भी हो सकते हैं और आर्किटेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो उनकी कुछ प्रोफेशनल्स की कुछ फ़ीस है, तो 1250 रुपये उनको पे कर दिए, और ये एसेट तैयार हो गया। तो इंजीनियर्स ने कहा भाई साहब आपका एसेट तैयार है,
आपका एसिड तैयार है। हमने कहा चलाओ तो सही, टॉफ़ियाँ ही बना रहा है, जूतियाँ बनाने वाला प्लांट ना हो, ठीक है। टॉफ़ी हमने इस शक्ल में बनानी है, वैसे ही बना रहा है या नहीं बना रहा, इसका मतलब एक टेस्ट रन करना पड़ेगा, ठीक है। अब टेस्ट रन के लिए आपको इस प्लांट को चलाना पड़ना है। आपको दूध, मक्खन, चॉकलेट, रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ मज़दूरों को इस प्लांट चलाने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, ज़ाहिर है वो चलाएंगे, काम करेंगे, कुछ ओवरहेड्स आपके लगेंगे, यानी कि टेस्ट रन के ऊपर कुछ कॉस्ट आया करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे टेस्ट रन के ऊपर आपकी 350 रुपये कॉस्ट आई और आपको इंजीनियर ने ग्र करके चेक करके दिखा दिया, थोड़ा सा ग्र किया, आने का जी सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा ग्र हुआ था ना आपका प्लांट, उस ग्र के दौरान जो है कुछ टॉफ़ियाँ बन गई, सैंपल जिसको कहते हैं, सैंपल हमने बनाया ना, टेस्ट रन कर रहे थे, ठीक है। हमने कहा यार अब इसका करना क्या है, तो किसी ने कहा यार ये कंपनी की मशहूरी के लिए ना ये थोड़ी सी कीमत के ऊपर बेच दो, तारफी कीमत के ऊपर, ठीक है। जल्द आ रहा है आपके शहर में और फिर अभी फ़िलहाल जो है वो तारफी कीमत सैंपल के तौर पे कुछ लोग मुफ्त दे देते हैं, कुछ लोग कुछ पैसे लेकर दे देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ पैसे लेकर, कुछ पैसे इवन के कॉस्ट भी पूरी नहीं निकाली, बस कुछ पैसे उन्होंने कहा चलो यार कुछ दे बांट लो, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जो आउटपुट है, प्रोडक्शन है, ठीक है, आउटपुट ऑफ टेस्ट रन, आउटपुट ऑफ टेस्ट रन जो था वो आपका बिक गया, यानी उससे क्या आ गया, सेल प्रोसीड्स फ्रॉम आउटपुट ऑफ टेस्ट रन, ये तकरीबन आपका ना कोई 150 रुपये का आ गया, ठीक है। और अब आपका एसेट हो गया रेडी टू यूज़। अब उन्होंने कहा अब आप इसको पक्के वाला, लंबे वाला ग्रर करके चला सकते हैं, ये एसेट रेडी है, ठीक है। अब ये इतने सारे जो खर्चे आए हमारे सामने, ठीक है, इनके अंदर क्या कुछ एसिड कॉस्ट में ऐड करना है, क्या नहीं करना, 9500 ऐड करेंगे। सवाल जेन में वही रखना है कि एसिड काबिल इस्तेमाल हालत में लाने तक के सारे खर्चे, ठीक है, ओके। और ट्राई चार्जेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, क्लियरिंग एजेंट, अच्छा सॉरी ट्रक वाले को भी तो पैसे देने थे जी, ट्रक वाले को आपने फ्रेट या ट्रांसपोर्ट कहते हैं इसको, फ्रेट चार्जेस या ट्रांसपोर्टेशन जो भी कह लो, फ्रेट या ट्रांसपोर्टेशन, कितना देना है जी इसको किराया, 3000 भाई कह रहे हैं जी, ठीक है जी, 3000 रुपये इसको पे कर दिए, ठीक है। सुन लो, ग्रीन हाईलाइट करते जाते हैं जी, ग्रीन वाला हाईलाइट करते जाते हैं जी। ये 9500, ये 7000, ये 400, ये 150, ये इंपोर्ट ड्यूटी, बिल्कुल, क्योंकि ये भी ये नहीं देंगे ना तो अगलों ने कोई नहीं एसेट हमें देना, ठीक है। उसके बाद ये 750 का नॉन रिफंडेबल टैक्स, जबकि ये रिफंडेबल टैक्स जो है इसको हमने एसिडी कॉस्ट में ऐड नहीं करना होगा। क्यों भाई, ये कल कल को हमें वापस ही आ जाने हैं, ये तो जेब से निकले हैं, कल जेब में वापस आ जाएंगे, ये कौन सा पक्के चले गए हैं। तो नॉन रिफंडेबल टैक्स को सिर्फ एसिडी कॉस्ट में ऐड करेंगे, रिफंडेबल को ऐड नहीं किया करेंगे। फिर जी ये 3000 बिल्कुल, और ये फाइन। अब एक जनरल रूल यहाँ पे भी पढ़ लें, ठीक है। वो जनरल रूल क्या है, अगर आपकी कोताही नेग्लिजेंस की वजह से कोई खर्चा हो जाए, पड़ जाए आप पे, तो उस खर्चे को आपने एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना। आपका एक्सपेंस है, उसकी एंट्री होगी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपकी कोताही की वजह से अगर कोई खर्चा, कोई नुकसान हो जाता है तो उसको एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर लेना। आप एसी खरीद के लाए, घर के अंदर से लाउंज से लेकर जा रहे थे, एसी का आउटर यूनिट उस टेबल पे गिरा जो शीशे की टेबल लाउंज में पड़ी थी और वो टूट गई, तो आप ये नहीं कहोगे कि लाख का एसी था, 20,000 की टेबल, मुझे तो एसी 1,20,000 में पड़ गया। स्टैंडर्ड कहता है ये नहीं, आपकी कोताही की वजह से 20,000 का टेबल का नुकसान हुआ है, तो वो आपका लॉस है, एक्सपेंस है, उस एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते भाई, सही है। उसके बाद लाहौर आ गए जी, लाहौर आ गया लाहौर, फिर साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोफेशनल फ़ी, टेस्ट रन। अब इसके लिए ना एक स्पेशल थोड़ा सा ट्रीटमेंट है, वो क्या है, अगर टेस्ट रन की कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करना है ना, तो फिर जो प्रोसीड्स हुई हैं टेस्ट रन से
उनको लेस भी करना है, तो हम ऐड लेस करने की बजाय क्या किया करेंगे, इनको नेट किया करेंगे। और नेट में जो मिसाल यहाँ पे 200 बन रहा है, उस 200 को हम क्या किया करेंगे, हम एसिड कॉस्ट में ऐड कर दिया करेंगे। ठीक है, सही है। तो ये सारी चीजें एसिड कॉस्ट में ऐड होंगी और जो टोटल अमाउंट निकलेगी वो टोटल अमाउंट को आप करेंगे एसेट अकाउंट में डेबिट। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको वैसे ही दे दी हैं समझाने के लिए। असल तो स्टैंडर्ड ने कुछ बातें लिखी हैं, जरा फटाफट इनको पढ़ लेते हैं। ये तो ऐसे कोई बात ना हो, आपने इसकी तस्वीर लेनी है, अब ये तो कोई बात ना हो, नहीं नोट भी नहीं करने वाला। अब ये सारा तो पूरा आ भी रहा है एक तस्वीर में। हैं? अच्छा ऐसे करो ना, पहले लाहौर तक पहुंचा लो इसको, ये लो। अच्छा सबर गए, लाहौर तक पहुंचा लो पहले। जर्मनी गायब हो गया है। अच्छा जी 0.5x। अच्छा जिन्होंने ऐसे करना था वो ऐसे कर लें, बाकियों को एक पिक्चर दे। वैसे ये क्यों कर रहे हैं पता नहीं आप, ये तो सिर्फ एक कहानी थी सुना दी, बस आपको समझ आए। ठीक है जी, यहाँ पे आ तो रहा है ट्रक, ये ट्रक है ना, ये ट्रक है, इधर देखो। अब ठीक है, ये ड्राइवर भी बैठा हुआ, जितना को ट्रक है इतना ही ड्राइवर हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा चलें, अच्छा जी स्टैंडर्ड क्या कहता है जरा पढ़ें। ये आप स्टैंडर्ड के अंदर बातें लिखी होंगी इसलिए बस समझने की जरूरत होती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट, पहली बात याद होना जरूरी है, याद मतलब सॉरी दिमाग में होना जरूरी है। क्या, पहले रिकग्निशन की बात कब रिकॉर्ड करें, फिर मेजरमेंट की बात कितने पर करें। तो हमने कहा था इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, एट कॉस्ट। किस पे होगी, एट कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड अब यही बता रहा है कि कॉस्ट में क्या क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या मतलब, कॉस्ट के एलिमेंट्स, क्या क्या चीजें कॉस्ट में ऐड हो सकती हैं। तो उन्होंने कहा जी कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपीई कंप्राइजेस इट्स परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्सेस। ठीक है जी, परचेज टैक्सेस। आगे देखो, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट्स एंड रिबेट्स, भी डिस्काउंट्स को ही कहते हैं। ठीक है जी, और सही है, ये बातें हो गई। ओके अच्छा, आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स। नेक्स्ट, ये तो होगी परचेज प्राइस वगैरह, कह के ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, यानी कि एसिड कॉस्ट में ऐड होगा। और एनी कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसिड इनटू करंट लोकेशन एंड कंडीशन इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, वो कहता है तो परचेज प्राइस वगैरह हो गई, प्लस इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट हैं जो एसिड को मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन और लोकेशन में लाने तक के लिए जरूरी है, उन्हें एसिड कॉस्ट का एलिमेंट समझा जाएगा, एसिड कॉस्ट का पार्ट समझा जाएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इतनी ज़्यादा तो नहीं खैर, लेकिन सुने, ये जो एसिड हमने इंस्टॉल किया है, ठीक है, आज ये इंस्टॉल किया, हमने सोचा है कि ये अगले 20 साल तक हम इस्तेमाल करेंगे और 20 साल के बाद हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे और इस जगह पे कोई और एसिड इंस्टॉल करेंगे। तो जो आज हम 20 साल बाद खड़े होकर इसको उखाड़ना है हमने, तो मजदूरों को जो पैसे देने पड़ेंगे और साइट रिस्टोर करनी पड़ेगी। तो स्टैंडर्ड कहता है कि इस जो आपने 20 साल के एंड पे कॉस्ट इनकर करनी है ना, जो मजदूरों को पैसे देने हैं और साइट रिस्टोर करने पे जो कॉस्ट लगनी है, डिसमेंटलिंग पे जो कॉस्ट लगनी है, डी इंस्टॉलेशन या डिसमेंटलिंग पे जो कॉस्ट लगनी है, साइट रिस्टोर करने में जो कॉस्ट लगनी है, इसका आज लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाओ कि 20 साल बाद कितने पे करने पड़ेंगे। और वो जो अंदाजा है, एस्टीमेट है, उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो और उसको भी एसिड की कॉस्ट में ऐड कर दो। क्योंकि इसकी डी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इसको इंस्टॉल किया था। ठीक है, इंस्टॉल क्यों किया था, क्योंकि इसको इस्तेमाल करना था। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड ने कहा डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, डी इंस्टॉलेशन कॉस्ट को भी एसिड की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर एस्टीमेट करो और उस एस्टीमेट की बुनियाद पर वो प्रेजेंट वैल्यू निकालो उस फिगर की और उसको ऐड करो। अब आप कहोगे ये क्या हो गया,
भाई आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी परिचय में। उसकी वजह ये है कि ये FAR 2 के अंदर आपका 2 से 3 दिन का टॉपिक है, ठीक है ना। IS 37 के अंदर ये प्रोविजन फॉर डी कमीशनिंग के नाम से ये एक टॉपिक आएगा इंशाल्लाह। 2 से 3 दिन आपके इस पे लगेंगे, वहाँ पे जाके आपने इसे पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दिया है तो सिर्फ इतना याद रखो, देखो एस्टीमेट है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने की आनी चाहिए। खैर प्रेजेंट वैल्यू तो हमें FAR 1 में निकालनी आ जाएगी, शायद आप AFC में भी निकाल के आए हों, ठीक है लेकिन डिस्काउंटिंग वगैरह, लेकिन मैं अपने मतलब की चीज़ फिर भी सिखाता हूँ, तो मुझे पता है कि जो पढ़ के आए होते हैं आप ये चीज़, तो इसलिए जितना को मुझे ज़रूरत होता है मैं खुद पढ़ा लेता हूँ। तो डिस्काउंटिंग भी करनी पड़ सकती है। फिर एक एस्टीमेट है, 20 साल बाद मजदूरों ने पैसे लेने हैं, पता नहीं कितनी बार क्या क्या चेंजेस आ जाएं, तो ये चेंज इन एस्टीमेट और फिर जो डिस्काउंटिंग, ये सारे काम आपने कहाँ जाकर करने हैं, FAR 2 के अंदर। इसलिए टेंशन फ्री हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर तो सिर्फ इतनी की बात याद रखनी है, ना आपको डिस्काउंटिंग करनी पड़नी है, ना कोई चेंज इन एस्टीमेट की बात होनी है। वाहिद क्या हो सकता है सवाल में, अव्वल तो देना ही नहीं चाहिए डिस्पेंडिंग कॉस्ट इसको, अगर दे भी देता है तो एक फिगर अवेलेबल होगी आपको, आपने जस्ट उसको कॉस्ट ऑफ एसेट के अंदर बाकी चीज़ों की तरह से उसको भी ऐड कर देना, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखो कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को अगर सवाल में गिवन हो तो जो फिगर गिवन हो आपके लेवल में, सिर्फ इतनी सी बात ही है, उसको कोई आपने वो अगर वो स्कोप से बाहर की बात है, FAR 2 की बात आपसे नहीं पूछ सकता, ठीक है ना। तो अगर सवाल में डिसमेंटलिंग कॉस्ट दे दे, बस इतना पता होना चाहिए आपको कि ये डिसमेंटलिंग कॉस्ट सवाल में गिवन है, जो फिगर गिवन हो उसे एसिडी कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इनिशियल एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिमूविंग आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट, अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो उसे भी एसिडी कॉस्ट में ऐड कर देंगे। तो ये तो स्टैंडर्ड ने कहा कि कॉस्ट के क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, परचेज प्राइस, सारे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन लाने के लिए जरूरी हो, और इनिशियल एस्टीमेट ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट। तो 3 चीजें होगी, परचेज प्राइस, बाकी सारे खर्चे और डिसमेंटलिंग कॉस्ट, ये मोटी मोटी कैटेगरी बनती है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने आगे एग्जांपल्स दी कि क्या क्या चीज आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कह सकते हो। इसी पे ही मसला हो रहा था ना सबको कि ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल किधर गया, ये कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग एसेट इनटू, ये इसी को डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कुछ शामिल है, स्टैंडर्ड ने कहा कुछ एग्जांपल दे देता हूं आपको। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्या मतलब, बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर मिस्त्री भी लगे हुए हैं, मजदूर भी लगे हैं, उनको आप वेजेस दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे आपने कोई सुपरवाइज़र भी रखे हुए हैं, कोई मैनेजर भी रखे हुए हैं, उनको भी तनख्वाहें दे रहे होंगे। अच्छा, सैलरी का चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने टैक्स में? नहीं, चले पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर आप जाकर देखेंगे कि टैक्स वाले सिर्फ तनख्वाह को सैलरी नहीं कहते, टैक्स वाले कहते हैं एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को जो कुछ भी मिला वो सैलरी है, वो बोनस है, वो लीव इनकैशमेंट है, वो मेडिकल अलाउंस है, वो हाउस रेंट अलाउंस है, वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, परक्विजिट्स जितने भी होते हैं जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिलते हैं, टैक्स वाले कहते हैं ये सब के सब क्या हैं, ये सैलरी ही है, इन सब के ऊपर टैक्स दो। बहरहाल वो यहाँ पर मकसद मेरा नहीं टैक्स पढ़ाना, यहाँ पर मकसद है कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट लिखा हुआ ये बताना आपको कि कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट में हर वो चीज़ जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉई को मिले, ठीक है, लेकिन आप सादा अल्फाज के अंदर इसको सैलरी ही फिलहाल जहन में रख लें, ठीक है। ओके, सैलरी अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। क्या मतलब, आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए आपने स्पेशली डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मतलब क्या होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपने किसी को पैसे दिए, तो ये क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरी है, ये एसिडी कॉस्ट में ऐड, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। उन्होंने कहा ये बिल्डिंग बनाने के लिए क्या खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो सकता है, उसने कहा बिल्डिंग को बनाने के लिए जो तनख्वाहें दे रहे हो, है ना डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कि नहीं। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्जेस, जिसे हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहा था, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, असेंबली कहते हैं असेंबल करना, ये नहीं कि सारे प्लांट सुबह उठ के पार्क सर जमीन शाह बात कर रहे होंगे, असेंबल करना, अगर अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हैं तो उनको असेंबल करने की जो कॉस्ट है असेंबलिंग कॉस्ट, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग वेदर एसिड इज फंक्शनिंग प्रॉपर्ली आफ्टर डिडक्टिंग नेट प्रोसीड्स फ्रॉम सेलिंग एनी आइटम प्रोड्यूस्ड और प्रोफेशनल फीस, ये सारी बातें हमने कर दी, स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी, ठीक है, हमने इससे कुछ ज़्यादा बातें ही कर ली हैं। ओके जी, थ्योरी अभी देखना ना, थ्योरी सवाल के अंदर आएगी ना, सवाल के अंदर वो 10-15 चीज़ें दे देगा, तो वो 10-15 चीज़ों में से 5-7 चीज़ें इग्नोर करनी होंगी, 5-7 चीज़ें ऐड करनी होंगी एसिड कॉस्ट में, तो वो पढ़ाना तो है ना जी। सवाल कहाँ से आ रहा है, हाथ खड़ा करें जी।
क्या मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस? क्या आप लिख के दे दें? वो पागल है, स्टैंडर्ड आपके पास होंगे, खोल के आप लिख देंगे, ये स्टैंडर्ड की एग्जांपल है, ऐसा थोड़ी करेगा वो जी। ओके, इसलिए कहा याद मत करो, समझो। ओके जी, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है जी। ये क्या है जी, कुछ कॉस्ट ऐसी है उन्होंने कहा जिसको पीपी नहीं कहना, क्या? लॉन्च पार्टी, लॉन्च पार्टी, या जिसे आप ओपनिंग सेरेमनी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड ने तो मुश्किल सी बात लिख दी थी, आसान बात क्या है, आपका एसेट तैयार हो गया, आपने एक ओपनिंग सेरेमनी की उसकी, ठीक है। फ्रेंड कहता है इसको एसिड कॉस्ट में ना ऐड कर देना, HL ना मारना, क्यों? एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, एसिड की कॉस्ट के अंदर चीज़ों का ऐड होना उस दिन रुक जाता है जिस दिन ग्र करके चेक कर लेते हैं इंजीनियर्स। क्या मतलब? जिस दिन एसिड रेडी टू यूज, जब टेस्ट रन हो गया ना, उसके बाद एसिड रेडी टू यूज है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है। तो जिस दिन तक एसिड रेडी टू यूज ना हो, खर्चे एसिड कॉस्ट में ऐड हो सकते हैं। जिस दिन रेडी टू यूज हो जाए, उसके बाद उसके ऊपर कैपिटलाइज करना कॉस्ट को हम रोक देते हैं। फिर हम कॉस्ट को कैपिटलाइज मतलब उसके अंदर ऐड नहीं करते, कैपिटलाइज मतलब ऐड करना, ठीक है। तो फिर एसिड तैयार हो जाए, उसके बाद कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी, मिसाल मैंने दे दी लॉन्च पार्टी या ओपनिंग सेरेमनी, इसकी कॉस्ट एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं कर देनी। फिर कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, हाँ भाई बोलो, ये तो एडवर्टीजमेंट ही है, एडवर्टीजमेंट को तो कभी भी एसिड कॉस्ट में आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। अच्छा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट करने के बाद आप देखें, आपने FR2 में आकर पढ़ेंगे IS 38 के अंदर स्पेसिफिकली उसने लिखा हुआ है कि एडवर्टीजमेंट और स्टाफ ट्रेनिंग, इनको कभी भी एसिड नहीं बना सकते खर्चा कर। कोई ये कहे कि मैंने हैवी एडवर्टीजमेंट की है तो मुझे फ्यूचर में इससे खर्चे से फ़ायदा आएगा, ठीक है। सर ने कहा ठीक है आएगा तो देखेंगे कि, लेकिन मसला ये है कि आप हल्फन ये बात बता दें हमें कि आपने जो एडवर्टीज़मेंट की है उसकी वजह से आपका कस्टमर आपके कंट्रोल में आ गया। लेकिन नहीं, कस्टमर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो स्टैंड ने कहा फिर एडवर्टीज़मेंट को भी एसेट नहीं बना सकते, एक्सपेंस है। आपने कहा हमने स्टाफ को ट्रेन किया है और बाहर भिजवा के ट्रेनिंग्स करवाई हैं, अब ये हमारा स्टाफ हमारा बड़ा वैल्यूएबल एसेट बन चुका है, इससे फ्यूचर में फ़ायदा आएगा, तो हम ट्रेनिंग कॉस्ट को एसेट बना देते हैं। स्टैंड ने कहा क्या आप अपने स्टाफ को, एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपने आज ट्रेन किया, कल छोड़ के चला जाए, ठीक है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी ने कहा, अभी क्लास में बैठे हुए किसी को ख्याल आएगा कि हम उससे बॉन्ड साइन करवा लेंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड, वो एग्रीमेंट 5 साल पहले छोड़ोगे तो इतना पैसा देना पड़ेगा वगैरह वगैरह, हमने उससे बॉन्ड साइन करवाया हुआ है जी, वो फिर कैसे जाएगा? तो मैं उसे जवाब दूंगा, उसने लिखा हुआ है कि जाते हुए इतने पैसे देकर जाओगे, वो पैसे दे के चला जाएगा। जिसने जाना है, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो एक बात याद रखना, ट्रेनिंग कॉस्ट हो या एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो, इसको कभी भी आपने एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना, ये एक्सपेंस आउट होता है, ठीक है ना। हाँ, वो अलग बात है कि एक्रूअल प्री पेमेंट्स का एक टॉपिक हमने पढ़ना है जिसके अंदर प्री पेड एडवर्टीजमेंट वगैरह अगर हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, वो जब आएगी तब देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल बात हो रही है एसिड कॉस्ट के अंदर ऐड करना है हमने या नहीं करना है, तो एडवर्टीजमेंट हो या स्टाफ ट्रेनिंग हो, इनको कभी भी एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। क्लियर? नहीं आ सकता ना, स्टैंड ने बेटा क्या बेटा रोबोट स्टाफ नहीं है ना, वो आपका एसेट है, वो तो वैसे ही एसेट है, ठीक है। वो ऐसे ही है जैसे आपने प्लांट लगाया वैसे रोबोट लगाया हुआ है, वो तो है ही एसेट, ठीक है जी। हाँ, थ्योरी सिर्फ आज ही है, आज 16 में फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ना आए, ठीक है। तो वैसे एंजॉय करो थोड़ा, मैंने कोशिश तो की तस्वीरें बना के हैं, लेकिन अब अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर। मैंने पिछली क्लास में मिसाल दी, KPK के कौन कौन से बच्चे बैठे हैं? KPK हाँ, क्रिशन वालों ने ये डिसाइड किया कि KPK के अंदर हम जो है ना एक ब्रांच अपनी खोल लेते हैं, ठीक है। अब हम सबको कहा गया कि आपने वहाँ जाके पढ़ाना है,
तो हमने कहा जी वहाँ तो पश्तो बोली जाती है, हमें तो वो आती नहीं है। तो ये कौन कौन था, KPK का हाथ खड़ा करें। ये बच्चों को हायर कर लिया गया और इनको हायर करके कहा गया इन उस्तादों को पश्तो सिखाओ, और उनको कुछ पेमेंट्स कर दी गई, ठीक है। अब ये जो स्टाफ ट्रेनिंग हमें मिली है ये किस लिए मिली है, ताकि हम बिजनेस कर सकें नई कंडीशन, नई लोकेशन पे विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स दी हुई हैं भाई, ये भी तो स्टाफ ट्रेनिंग ही है, ठीक है। तो आप इसको कभी भी एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। कह रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन और विद अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ठीक है। इसी के अंदर शामिल है, कहता है जी, ट्रेनिंग कॉस्ट भी, ठीक है। टाइम टेबल सेंड कर दूं, पहले पछता तो सिखाओ। अच्छा जी, उसके बाद एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स। एडमिन और जनरल ओवरहेड्स जो हैं ये कभी भी एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनते। क्या मतलब, आपने एक बार प्लांट को टेस्ट रन करके रेडी टू यूज़ कह दिया और प्लांट तैयार हो गया, बल्कि प्लांट को भी छोड़ो, आसान बात, आपने CD70 खरीदा 70,000 का, ठीक है, और पुराना खरीदा थोड़ा सा, ठीक है, और आप उसके ऊपर उसमें 1000 रुपये का तेल डालते हैं हर 10 दिन बाद, ठीक है, तकरीबन, तो 3000 का तेल डल गया 1 महीने में, और 10 महीने में तकरीबन 1 साल बाद आप उसके ऊपर 30,000 का पेट्रोल डाल चुके थे। तो आप हर पेट्रोल डालने के बाद उसकी एंट्री करते थे, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे डेबिट, और आपका यही CD70 लाख का हो गया साल बाद। ऐसा होता है? नहीं भाई नहीं, ठीक है। ये तो एडमिन ओवरहेड्स हैं, जनरल ओवरहेड्स हैं, ये तो खर्चे हैं, एसिड रेडी टू यूज़ हो गया, उसके बाद उसको चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं उसे एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं किया जाता, ठीक है। बात समझ आई है? तो जनरल, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स, इनको कभी भी आपने एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अच्छा, अगले 3 को फिलहाल पेंडिंग करें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सुन लें। मेरा आपसे सवाल, आपका ये प्लांट है, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, ये आपकी फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में आपका ये एक मैनेजर है, ठीक है, कुर्सी पे बैठा रहता है सारा दिन, ठीक है। इसको 3 लाख रुपए पर मंथ, 300,000 है, ठीक है, पर मंथ पे किया जाता है तनख्वाह इसकी, इसे फैक्ट्री को सारी को मैनेज करता है। इसको हमने कहा यार प्लांट इंस्टॉल हो रहा है, आप आधा दिन तो काम करते हो, आधा दिन वेले ही तो होते हो, आप ऐसा करो, आप सुपरविजन कर लो इसकी। क्या कर लो? सुपरविजन। अब एसेट की सुपरविजन कर रहा है, क्या कर रहा है? सुपरविजन कर रहा है। 3 लाख रुपए पर मंथ इसको हम पे कर रहे थे, आधा वक्त इसने एसेट की, प्लांट की इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया। क्या किया? इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज किया। अब 3 लाख में से 1.5 लाख एसेट की कॉस्ट में ऐड होना चाहिए ना? बोलो नहीं, क्यों? नहीं वाले कितने हैं? पता नहीं क्या दिमाग सोया हुआ है। नहीं वाले कितने हैं? नहीं वाले गलत हमेशा कम ही होते हैं। हाँ, होना चाहिए ऐड। मेरे साथ साथ कौन है? होना चाहिए ऐड। जो बच्चे किसी तरफ नहीं गए वो सारे ज़्यादा हैं। मेरा सवाल फिर सुने। ओह, मेरी फैक्ट्री का क्या हुआ जी? ये बैठा हुआ था वेला, हमने से कहा भाई आप सुपरविजन कर लें जो हम प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं उसकी, ठीक है। 300,000 पर मंथ इसकी तनख्वाह थी, इसने 1 महीने की तनख्वाह ये थी, 1 महीना इंस्टॉलेशन चली और इसने अपने वक्त का आधा वक्त इंस्टॉलेशन को दिया है। प्लांट की इंस्टॉलेशन में इसने अपना आधा वक्त सर्फ किया है। इसका आधा वक्त कहाँ सर्फ हुआ है? प्लांट की इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज करते हुए। तो मेरा सवाल, क्या इसकी 3 लाख सैलरी में से 1.5 लाख को एसिड कॉस्ट में ऐड करना चाहिए? अब बताओ यस वाले कितने हैं और नो वाले कितने हैं? नो वाले और ज्यादा हो गए, क्यों? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं काबिल इस्तेमाल हालत में के आने के बाद के खर्चे जब टेस्ट रन हो गया होता, अभी तो इंस्टॉलेशन चल रही है भाई। अभी एसेट देखो, आप समझने की कोशिश करो, इसकी इंस्टॉलेशन की सुपरविजन हो रही है, इसके चलने की सुपरविजन नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूँ इंस्टॉलेशन अभी गिर नहीं हुआ, रेडी टू यूज नहीं हुआ। ऐड करेंगे? अब ऐड वाले हाथ खड़ा करें ये चीज, और ऐड नहीं होगा वो अभी भी हैं कुछ बेवकूफ़ पागल दीवाने। कौन कौन है? हाँ बताओ, क्यों नहीं ऐड करेंगे? हैं
क्या 3 लाख पहले पे करे भाई, ये बात थी असल में। सही होने के लिए ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं होता, थोड़े लोग भी सही हो सकते हैं, ठीक है। बात समझिए, अब बात समझिए प्लीज़। चाहे प्लांट इंस्टॉल भी हो रहा है, चलो यूँ कह लें, चाहे प्लांट की इंस्टॉलेशन की ये मैनेजर सुपरविजन करे चाहे ना करे, इसको 3 लाख रुपए तनख्वाह तो हमने देनी ही देनी थी। तो फिर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, यानी ये एसेट की वजह से कॉस्ट नहीं पड़ रही है हमें। ये 3 लाख तो उसको हमने वैसे ही पे करना था, चाहे सुपरविजन करे चाहे ना करे। ये ओवरहेड है, एडमिन ओवरहेड है, एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स कहा तो था एसडी कॉस्ट में ऐड नहीं करने। बात समझे हो? हालांकि इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज कर रहा है, लेकिन ना करे तब भी 3 लाख देना ही देना। तो ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट क्या होती है? जो एसेट की वजह से हम पे पड़ी। ये एसेट इंस्टॉल ना होता तब भी ये 3 लाख लेता। अच्छा, इंस्टॉल हो रहा होता, सुपरवाइज ना करता तब भी 3 लाख लेता। इसलिए इसके सारे के सारे 3 लाख को वही सैलरी एक्सपेंस कहना, एसेट कॉस्ट में ऐड नहीं करना। यहां तक को मसला नहीं है? को मसला? अच्छा, अब एक और सिचुएशन बनाता हूं मैं एक और सिचुएशन बना रहा हूं, सबर तो कर लो, जरा छुरी थले ब्रीथ तो करें। अच्छा, सिचुएशन ये बनी दूसरी, हमने उस मैनेजर को बुलाया, उन्होंने से कहा कि यार प्लांट की इंस्टॉलेशन चल रही है, आप जिम्मेदार हो यहाँ पे अच्छे खासे, अपने आपका मैनेजर हो ना, आपके जीएम हो आप यहाँ पे, मैनेजर हो आप यहाँ फैक्ट्री के, आप ऐसा करो, आप इंस्टॉलेशन को भी सुपरवाइज करो। आपको हम इस इंस्टॉलेशन की सुपरविजन पर 1 लाख रुपए इस महीने एक्स्ट्रा पे करेंगे, क्योंकि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, उठ के जाएंगे रोज़े की हालत में, गर्मी में खड़े होकर इंस्टॉलेशन को सुपरवाइज कर रहे होंगे और एफर्ट कर रहे होंगे, रात को भी उठ के आके काम देख रहे होंगे। वही फैक्ट्री भी रहता है ना मैनेजर नॉर्मली, ठीक है ना। तो ये तो दिन रात काम चल रहा है, तो आप ये जो एफर्ट करोगे इसके लिए हम आपको 1 लाख एक्स्ट्रा पे करेंगे आपकी सैलरी से। अब मुझे बताओ ये 1 लाख का क्या करें? नाउ दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ठीक है। तो क्योंकि ये हमें इंस्टॉलेशन की सुपरविजन की वजह से ही पड़ी है 1 लाख की एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो 3 लाख तो उधर ही एक्सपेंस आउट होना था। ये 1 लाख जो है, जो इंक्रीमेंटल पड़ा, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, इसको एसटी कॉस्ट में ऐड करेंगे। ये बात याद रहेगी? अच्छा, बात एक याद आ रही थी और फिर जहन से निकल गई, चलो खैर फिर आ ही जाएगी। तो बहरहाल ये एसटी, हाँ आ गई बात याद, जहन में आ गई। ये क्या लिखा हुआ है? एडमिन एंड अदर जनरल ओवरहेड्स। ये सिर्फ ये अधूरी बात है, ठीक है ना। पूरी बात पता है क्या होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड की? यहाँ पर एडमिन एंड जनरल ओवरहेड्स को आपने एसडी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना अनलेस के वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो। यानी अगर अब ना लिखो, ऊपर लिखा हुआ है अलग से असल में उसने, इसलिए यहाँ नहीं लिखा स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो क्या है जी कि अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो फिर ये जनरल और एडमिन ओवरहेड्स भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बन जाएंगे ना, ठीक है। अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हो तो फिर ये भी कॉस्ट का पार्ट बनते हैं। एग्जांपल ले ली हमने, ठीक है ना। तो यहां पर असल में उसने अलग से इसलिए लिखा क्योंकि उसने ऊपर ये लिख दिया था, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, वो उसने ऊपर ऐसे भी कॉस्ट का पार्ट बना दिया था। एग्जाम्पल है ना असल में, ठीक है। और नीचे उसने कहा जनरल और एडमिन। इसका मतलब जनरल और एडमिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है तो फिर तो वो एक्सपेंस एसेट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाना। लेकिन अगर सवाल के अंदर वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए आपको वो लिख दे एडमिन ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एसेट, तो आप बेवकूफ ना बनना, आप कहना जनरल ओवरहेड एडमिन ओवरहेड लिख के हमें धोखा देते हो। हमें पता है अगर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है तो ये वो मैनेजर की 1 लाख इंक्रीमेंटल सैलरी जैसी बात होगी, इसलिए इस इंक्रीमेंटल वाले को तो हमने ऐड करना है। ओके, अच्छा जी, ये अगली 3 लाइनें फिर किसी वक्त पढ़ेंगे। ये आपका होमवर्क एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने बस इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस मैंने नहीं पढ़ाया ना, तो इसलिए फिलहाल इसको सिर्फ इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना, एसिड कॉस्ट में ऐड नहीं करना। समझाऊंगा बाद में होता क्या है, ठीक है। बाकी सारा कुछ आप कर लेंगे। रिक्वायरमेंट है सवाल की कैलकुलेट कॉस्ट कर लोगे। अच्छा, उसके बाद अगली बात लिखी हुई है सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है कब कॉस्ट को, कब खर्चों को, यूं लिखते हैं, कब खर्चों को, खचरों को नहीं, अपना नाम जहन में आया था तुम लोगों के, कब खर्चों को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना
रोक दें। कब रोकें जी? जब गुर्र, क्या मतलब, जब एसिड रेडी टू यूज हो जाए। पढ़ो, recognition of cost ceases when item is in the location and condition necessary for, तो फिर रोक दो। कैपिटलाइजेशन कहते हैं एसिड की कॉस्ट में ऐड करना, कैपिटलाइज करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। तो कब ऐड करना रोक दो, कैपिटलाइजेशन कब सीज कर दो? जब एसिड एज रेडी टू यूज हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर बड़ी आसान सी बात है कि जब एसिड चल पड़े तो फिर अभी भी तो बताया कि एसिड चल पड़े तो जो खर्चे हैं रिपेयर मेंटेनेंस कहलाते हैं। वो रिपेयर मेंटेनेंस, आप हर महीने बाइक का ऑयल करवाते हैं, ठीक है ना, रिपेयर एक्सपेंस है। बहरहाल इसके ऊपर एग्जांपल कल इंशाल्लाह एग्जांपल से समझा के इनको भी अलग करूंगा, ठीक है। दो तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। कौन से बेटा? बेटा मैंने कहा ना कि कल करूंगा इसको डिस्कस एग्जांपल से, भी तो मैंने सिर्फ ये वाली बात की है रिपेयर मेंटेनेंस, लेकिन फिर मैंने कहा कल कर लेंगे, ठीक है, कल करेंगे ये, वरना बात और तरफ चली जाएगी। फिलहाल कल करेंगे, ये सारी बातें कल करनी है मैंने। ये और ये। अच्छा, होमवर्क एक तो चल रहा है ना, पिछले वाला होमवर्क, वो तो आपने पहले ही ट्राई किया हुआ होगा। मैंने मना किया था, क्यों किया ट्राई? मैंने मना पता है क्यों किया था? सुनो इधर, मैंने मना इसलिए किया था कि उसके अंदर थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट जो आज पढ़ा है ना, ये शामिल हो रहा था। अब जरा पढ़ के देखो। वैसे एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बनाना है इसमें, ठीक है। इधर देखो, प्रिपेयर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और देखो ओपनिंग ट्रेडिंग ऑन डेप्रिसिएटेड प्लांट मशीनरी रिड्यूसिंग बैलेंस ऑन यकम जुलाई नेट बुक वैल्यू इन लेजर स्टूड एट 5660। इसका मतलब क्या है? लेजर में अगर बुक वैल्यू आ रही है तो एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा था ना, ये ओपनिंग बुक वैल्यू है यकम जुलाई 11 की। एक तो जुलाई वाला साल है, नई मुसीबत पड़ जाती है, है ना, नई मुसीबत पड़ जाती है ना, ये पड़ जाती है। 30 जून वाला साल है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं हम, ठीक है। बहरहाल 30 यकम जुलाई 11 को जो साल शुरू हो रहा है तो 30 जून 12 को खत्म होगा पहला साल, और 30 जून 13 को दूसरा साल। इधर देखो रिक्वायरमेंट के अंदर क्या लिखता है, वो मेरा ग्रीन हाइलाइटर कहां गया? अच्छा, रिक्वायरमेंट में क्या लिख रहा है? प्रिपेयर प्लान मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 30 जून 12 एंड 13, यानी 2 साल का अकाउंट आपने बनाना था, ठीक है। यकम जुलाई 11 को ये एसेट जो शुरू हो रहा है उसकी ये हमारे पास 5660 क्या है? ओपनिंग बुक वैल्यू। तो हमारा एसेट अकाउंट जब बुक वैल्यू पे बनना है तो ये ओपनिंग आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद कहता है मूवमेंट्स इन प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द 2 years एंडेड, अगले 2 साल का इकट्ठा। जैसे सवाल होते थे हमारे, ये भी सवाल देखो 19 नंबर का 2013 में आया था ये सवाल। आप देखोगे, आप कहोगे यार ये सवाल पर्चा बैलेंस होता है असल में, ठीक है। टेस्ट नेक्स्ट वीक से टेस्ट तो सारे मुश्किल होंगे, ठीक है। मैं तो हर टॉपिक में टेस्ट मुश्किल बनाऊंगा, लेकिन पर्चे के अंदर सारा पर्चा मुश्किल नहीं होता। पर्चे के अंदर बैलेंस होता है, 30% बहुत आसान होता है, 30% एवरेज होता है, 30% मुश्किल होता है, और 10% तो होता ही नहीं है आपसे, ठीक है। तो पर्चा बैलेंस होता है, वो पास हो जाता है। टेस्ट क्यों नहीं पास हो जाता? क्योंकि टेस्ट के अंदर मैंने हर टॉपिक के अंदर आपको तैयार करना है, उसके लिए जो सबसे मुश्किल वाला आना है। किसी भी टॉपिक में सबसे मुश्किल वाला है तो उसके लिए भी हम तैयार हों। आसान एवरेज में तो सब बच्चे पास हो ही जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो 2 साल का अकाउंट बनाना है। यकम अक्टूबर 11, जब भी मैंने कहा था, मैंने एक टिप दी थी कि जब भी ईयर एंड अगर आपका हिलजुल जाए 31 दिसंबर से, तो क्या किया करो? लिख लिया करो। तो यकम जुलाई 11 से 30 जून 12 तक एक साल बन रहा है, फिर यकम जुलाई 12 से 30 जून 13 तक दूसरा साल बन रहा है, ठीक है ना। ये लिखने से जरा आसानी हो जाती है हमें देखने पढ़ने में। अच्छा, अब बताओ जी, यकम अक्टूबर 11 किस दिन पे फॉल कर रहा है? किस दिन जी? किस साल में फॉल कर रहा है? यकम जुलाई 11 के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। हाँ, ये हमारे पहले साल में जो फॉल कर रहा है। क्या हुआ? न्यू मशीन कॉस्टिंग 80 वॉज परचेज्ड, सम ऑफ 30,000 वॉज पेड ऑन द सेम डेट एंड बैलेंस इज पेड। ये आप खुद सोचना, बेसिक की एंट्री है। कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ नहीं दिए, देखना कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि दूसरी क्लास में ये पॉइंट ने डिस्कस किया, इसलिए आप सब भी नहीं करूंगा। फिर कल उनके साथ करूंगा तो आप सब भी कर दूंगा डिस्कस जी। नेक्स्ट, यकम दिसंबर 11, ये कौन से साल में आता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर। ओ, ये भी पहले साल में। अच्छा, क्या हुआ? अब मशीन which was purchased and installed at a cost, अच्छा ये जी डिस्ट्रॉय हो गया एक्सीडेंट में, पता नहीं इसका क्या होगा। आप इग्नोर करें कि ये डिस्ट्रॉय हुआ है, आप यूं समझें कि ये बिका है। फर्क सिर्फ ये है कि ये जल गया है
तो कोई पैसे नहीं आए, तो इस एंट्री में कैश को जीरो ले लेना, बाकी सब वैसे ही है। ट्राई तो करना है सवाल, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात ये है जो आज पढ़ी, जिस वजह से सवाल कल होमवर्क में नहीं दिया। अ मशीन दैट वॉज परचेज्ड फॉर 2 लाख एंड इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 10,000। जब हमने खरीदा था इस एसेट को तब इसकी कॉस्ट 2 लाख नहीं थी, 2,10,000 थी। ये पॉइंट होने की वजह से मैंने कल इसको होमवर्क में नहीं दिया था, वरना ये आसान सवाल था, ठीक है। तो 2,10,000 कॉस्ट लेकर वर्किंग करनी है आपने, एक बात हो गई। फिर जी यकम फरवरी किस दिन है? किस दिन है? यकम फरवरी को ही है। किस साल में फॉल करता है? पहले साल में। सोल्ड सम ओल्ड मशीनरी जिसकी बुक वैल्यू गिवन है, कॉस्ट नहीं है, पर हम बुक वैल्यू निकालने नहीं चल पड़ेंगे। क्यों? सॉरी, कॉस्ट निकालने नहीं चल पड़ेंगे। क्यों? मैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू बन रहा है ना, तो कॉस्ट चाहिए ही नहीं होती। ये नहीं कि सीख लिया तो हर सवाल में वही करते रहें, ठीक है। बहरहाल कल डिस्कस करते हैं, इसको भी देख लेंगे, आपसे सवाल नहीं, जो बात नहीं होगी कल डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इससे अगला पॉइंट फिर पढ़ाना चाह रहा हूँ। 30 नवंबर 12 ये दूसरे साल के अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? अ मशीन इंपोर्टेड ऑन यकम जुलाई 10 वॉज डिस्पोज्ड, बिक रही है। कहता है द वैल्यू ऑफ मशीन वॉज 70,000, जब खरीदी थी तो 70,000, वेयर एज इंपोर्ट लेवीज अमाउंटेड टू 5,000। लेकिन आपने 70 नहीं ले लेनी, इसकी कॉस्ट 70 जमा 5 75,000 लेनी है, ठीक है ना। इसलिए ये 2 पॉइंट्स जो थे ना, इन 2 पॉइंट्स की वजह से मैंने ये सवाल कल नहीं करवाया था, ठीक है ना। 70 जमा 5 कॉस्ट लोगे आप, जब वर्किंग करोगे ना, कॉस्ट में स्टार्ट करते हो, कॉस्ट 75 आएगी, जहाँ यहाँ पे कॉस्ट 2,10,000 आएगी, ठीक है। ट्राई कर लेना इसको, ओके। नहीं होगा तो देख लेंगे। जी जी जी, हाँ बिल्कुल जी। तो जो आपने वर्किंग करनी थी, जैसे आपने वो वर्किंग नहीं की थी, WDV ऑफ डिस्पोजल निकालते थे ना, बोलो, आपके लिए तो आसानी थी कि आपको कॉस्ट से लेकर नहीं चलना पड़ा था इसको, बल्कि यकम जनवरी 13 हमारे साल का जो पहला दिन है, इसी दिन से आपको बुक वैल्यू ही मिल गई, जिसके साथ आप यूं करके लाल लाल रंग का ओपनिंग नहीं लिखा करते थे, ओपनिंग नहीं लिखते थे आप यकम जनवरी, आज तो इधर भी लिखा हुआ है ना, बार आप यूं लिखते थे ना, यकम जनवरी 13 ओपनिंग, ठीक है। ये वही वाली फिगर आपको आज दे दी उसने। शुरू ही यहां से करो, क्या टेंशन लेते हो? 4 साल पुराना एसेट खरीदा, 4 साल से लेकर आ रहे हो, यहां से शुरू करो। ये तो आसानी है, मैंने कहा था इस मेथड में आसानी है। वो कहता है एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 12 ऑन यकम जनवरी 13, यहां से कहानी शुरू हुई। वॉज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9/13, तो डेप्रीसिएशन के लिए चाहिए भी यही 12,000 होता है, ठीक है। रेट भी इसी पे लगेगा, कितना है? 10%, और फ्रैक्शन 9/12, ठीक है। तो यार मेरा पेन कहाँ गया? अच्छा ये भी रेड हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। मैं भी कहूँ जी। तो हमारा ये कितने पे था ओपनिंग डेट पर? 12,000 पे था। इसमें से डेप्शन माइनस कर दोगे, 900, बुक वैल्यू आ गई 11,100, ठीक है जी। अच्छा अब इधर देखो, ये बुक वैल्यू डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करते हुए ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से माइनस करनी है, ठीक है। और ये वाली बुक वैल्यू एसेट अकाउंट में से आपने क्रेडिट करनी है, ठीक है। तो ये तो 3 लाइनों के अंदर वर्किंग हो जानी थी, वो कॉस्ट से लेकर नहीं आना था। बात समझ आइए सबको? चलें अब तो कर लोगे इस सवाल को जी। डिस्पोजल के डेस्टिनेशन एक्सपेंस, अगर ये 30 जून 14 में बिक रहा होता, ये 14 वाले साल में बिक रहा होता, जाहिर सी बात है फिर 1 साल और आगे चले जाते। अच्छा जी, एक बात और, हाँ, कॉस्ट अवेलेबल नहीं थी इस सवाल में, क्या निकालनी थी? अच्छा पहली बात तो यह कि निकालनी थी ही नहीं, लेकिन अगर कोई जिद करे ना कि नहीं जी हमने तो कॉस्ट निकालनी, क्योंकि हमने सीखा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू इज गिवन, तो मैं फिर कहूँगा डेट ऑफ परचेज कहाँ है? डेट ऑफ परचेज नहीं हो तो 100 रुपये का जो एसेट रिज्यूम करना है वो कैसे लेकर आओगे इस दिन तक बुक वैल्यू के बराबर? तो इसलिए अगर कोई कॉस्ट इस सवाल में कैलकुलेट करना भी चाहता ना तो वो कर ही नहीं सकता था, क्योंकि डेट ऑफ परचेज मिसिंग थी, बुक वैल्यू भी गिवन थी माना, लेकिन डेट ऑफ परचेज जब मिसिंग है तो हम नहीं कर सकते थे कैलकुलेट, जरूरत ही नहीं थी हमें इस सवाल के अंदर, ठीक है। अच्छा हाँ जी 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 जी,
मैं ये सोल्यूशन दूंगा आपको कल, आज मैं भूल गया हूँ, कल दे दूंगा सोल्यूशन, ठीक है। एसेट अकाउंट और डिस्पोजल, ये सुन लिया होगा वकास ने, मुझे सोल्यूशन चाहिए ये, अभी दिखा देना और फिर टाइप कर देंगे जी। एसेट अकाउंट में से 11,100 क्रेडिट होगा, डिस्पोजल अकाउंट में 11,100 डेबिट होगा। यहाँ पे लिखोगे एसेट, यहाँ पे लिखोगे डिस्पोजल, ठीक है, सही है। ये बस माजरत आप कहोगे ये सर ये समझ नहीं आ रहा, ये डिस्पोजल अकाउंट भाई इधर बनता था, ये लो अब ठीक है, अब सही है, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये तो था वैसे ही पुराना होमवर्क, असल तो होमवर्क आ जाता है एक एग्जाम्पल ये वाली, और ये देखो सवाल चेक करो, सवाल चेक करो। ऑटम 2019 में ये 16 नंबर का आया था, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं एक बात करने लगा हूं, इंशाल्लाह वही होगी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप जब देखोगे घर जाके। अकमल ब्रदर वाला सवाल तकरीबन पूरा लेक्चर लगाया था, याद है? अकमल ब्रदर वाले सवाल के अंदर सिर्फ ये एडिशन है, यूं समझ लो, नजर मार के देखो। फॉलोइंग बैलेंसेस आर, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन ऑन यकम जनवरी 18, बैलेंसेस ऑफ कॉस्ट एंड अकोमोडेशन आर इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली। याद आ रहा है वो सवाल? फिर एन ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ दिस वाज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, पुरानी की फेयर वैल्यू देकर एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन आ रही है, सेम वैसी ट्रांजैक्शन है। आई कैप पे दोनों सवाल हैं, दोनों सवाल आई कैप के हैं, ठीक है, सेम वही ट्रांजैक्शन, बस फिगर चेंज है, एक्सचेंज है और फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड गिवन है। तो न्यू की कॉस्ट कैसे निकालोगे? फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ऑन यकम फरवरी अ प्लांट हैविंग लिस्ट प्राइस ऑफ 1 लाख वाज एक्वायर्ड, ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% वाज अलाउड, प्लांट इज रेडी फॉर यूज ऑन यकम अगस्त आफ्टर इनकरिंग फॉलोइंग कॉस्ट। ये नई चीज थी, प्लांट नया खरीदा है तो एंट्री होनी थी प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन अब वो एंट्री ऐसे नहीं है कि उन्होंने कह दिया प्लांट इतने रुपए का खरीदा है चलो भाई अगली ट्रांजैक्शन, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने कहा प्लांट खरीदा है, उसकी परचेज प्राइस है 10,000, 1000 में अगर कर रहे होगे 1000 में करोगे ना, सवाल 1000 में डाटा है तो 1000 में कर लेना बाकी भी, ठीक है ना। तो 10,000 का खरीदा, 5% अलाउड है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया, तो 10,000 का 5% माइनस करके कहानी शुरू करी आपने, ठीक है। अब वो कहानी शुरू हो गई तो आगे मजीद कॉस्ट भी हैं, फ्रेट ऐड होगा, कंसल्टेंट ऐड होगा, इंस्टॉलेशन ऐड होगा, एडमिन एंड अदर ओवरहेड्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, लिखा नहीं हुआ इसलिए इग्नोर करेंगे। स्टाफ ट्रेनिंग नो, ओपनिंग सेरेमनी नो, एसेट की कॉस्ट निकल आई, प्लांट की कॉस्ट जो निकलेगी टोटल उसकी एंट्री करोगे प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर इसलिए लगाया इतना ज़्यादा टाइम जी। उसके बाद ऑन 31 अक्टूबर एनदर मशीन वाज सोल्ड फॉर इतने, इट वाज एक्वायर्ड ऑन जनवरी एंड हैव बुक वैल्यू ऑफ, सेम वही ट्रांजैक्शन है अकमल ब्रदर वाली जिसमें कॉस्ट की कैलकुलेशन सिखाई थी, कॉस्ट मिसिंग थी, बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज गिवन थी, साथ में डिस्पोजल कॉस्ट भी गिवन थी। मैं कहता हूं सिर्फ फिगर्स बदली हुई हैं, सिर्फ ये एडजस्टमेंट नई बीच में है, बाकी तो एडजस्टमेंट बिल्कुल वैसी है। ए डेप्यूट 20% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, चाहे मैच करके देख लेना सवाल को, सिवाय इस एडजस्टमेंट के कुछ नया नहीं, और इसके ऊपर तो आज पूरा लेक्चर लगा चुके हैं, ठीक है। और बस फिगर्स चेंज है, बाकी 100% सेम क्वेश्चन है, तो होमवर्क में करोगे ये। उसके बाद शंग्रीला एंटरप्राइजेज है, इसकी सवाल की लेंथ से ना घबराएं, ये सवाल में करना है कंप्यूट सिर्फ बुक वैल्यू को। बुक वैल्यू कैसे कंप्यूट करोगे? पहले आप उसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई, अब यू पढ़ते जाओगे ना कि जी फलां इतनी कॉस्ट आ गई, ये जी उसके अंदर इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड कर लें और ये फलां चीज़ ऐड कर लें, फलां चीज़ लेस कर लें, ठीक है, एंड पे कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद कोई लाइफ शाइफ दी होगी तो उसको आप एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। अच्छा मतलब लाइफ दी होगी तो डेप्शन करोगे ना, तो कॉस्ट लेस डेप्शन बुक वैल्यू आ जाएगी, ये मांगा हुआ है। तीसरा और चौथा भी आपका होमवर्क है, ठीक है। हो सकता है सुने, हो सकता है कल का, वैसे कल रीवैल्यूएशन सॉल्व, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है अगले 2 मिनट में, इसलिए खामोश रहे, ठीक है। हो सकता है रीवैल्यूएशन हम कल स्टार्ट कर दें, ठीक है, हो सकता है ना भी कर सकें, जब तक ये होमवर्क आपको तसल्ली से आगे नहीं जाएगा मैं इससे आगे नहीं जा रहा। एक छोटा सा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, सिर्फ वो देख लें और फिर छुट्टी है। किसका फॉर्मूला? कौन सी कैलकुलेशन? बेटा वो तो आप कोशिश करोगे ना कुछ, तो फिर मैं अगले दिन बताऊंगा। हाँ क्या कह रहे हो, फॉर्मेट का क्या मतलब यार? अगर एसेट अकाउंट मांगा हो तो एसेट अकाउंट बनाओगे, और अगर उसने कॉस्ट कही है तो बस डिटेल लिस्ट बना दो और टोटल कर दो। ट्राई करो ना यार, अभी तो होमवर्क दिया मैंने, कौन सा डिस्कस करके कहा है, बस कहानी खत्म।
मैं एक एक सवाल की एक एक एडजस्टमेंट को जब तक आपके दिमाग में नहीं उतार लूँगा आगे नहीं जाऊँगा। लेकिन अभी तो नहीं, अभी तो आपकी बारी है, आज आपकी बारी, कल मेरी बारी है, ठीक है। अच्छा जी, एक मेथड है डेप्रिसिएशन का, आउटपुट मेथड। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखें, आप अभी तक कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ करते थे तो क्या आंसर आता था? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और बुक वैल्यू वाले होश से बात तो सुनो, दिमाग भी बंद हो जाता है तुम लोगों का। किताब भी बंद किया ना तुमने, दिमाग तुम्हारा ही बंद हुआ होगा जिसने किताब बंद की है, ठीक है। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर आता है, ठीक है। अच्छा, अगर एसिड की लाइफ हमें सालों में देने की बजाय उसने यूनिट्स में दे दी हो या घंटों में दे दी हो सकता है? हो सकता है ना। कोई बंदा कहे ये एसिड 3 साल चल सकता है, बंदा ऐसे ही कह सकता है कि ये एसिड 3 साल की बजाय वो कहता है ये एसिड अपनी पूरी ज़िंदगी में 1000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स बना सकता है। ये बात ऐसे भी कही जा सकती है कि ये एसिड अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई 10,000 घंटे चल सकता है, मिसाल दे दो। ये तीनों तरीके हैं लाइफ देने के। ईयर्स में बता दो कितने यूनिट्स बनाने की अहलियत रखता है पूरी ज़िंदगी में, वो बता दो, या कितने घंटे पूरी ज़िंदगी में चलने की अहलियत रखता है, वो बता दो। अब अगर हम कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ करते थे तो पर ईयर डेप्रिसिएशन आती थी। अगर हमने कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट कर दिया तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर यूनिट आ जाएगी। पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालो, जिस साल में जितना चल गया उससे मल्टीप्लाई करो, जितने यूनिट्स बनाए उस साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये फॉर्मूला है। ये सवाल पिक्चर ले ली थी सवाल की, ले लेना पिक्चर, जल्दी से पिक्चर लें, फिर फार्मूला दिखाता हूँ और फिर उसको अप्लाई करता हूँ, सोल्यूशन दिखाता हूँ। घर से लिख के लाया था आपके लिए, क्योंकि ये यूज़ होना है ना छोटा सा आपके इन सवाल होमवर्क वाले सवालों में से किसी में। होमवर्क बहुत ज़्यादा है, मैं कब कह रहा हूँ कि सारा होमवर्क आपने कल लाजमी करना है, कोई सज़ा है, लेकिन जो कर आएगा अच्छी बात है, ठीक है। कुछ कल कुछ परसों इस तरह से बांट रहे होंगे, ओके। एक क्वेश्चन हो गया, पिक्चर हो गई क्वेश्चन की, सुनो, होगी पिक्चर। उसके बाद ये है इसका फॉर्मूला, इसकी पिक्चर लें। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल एक्सपेक्टेड आउटपुट इनटू आउटपुट ऑफ रेलेवेंट ईयर, ठीक है। ओके। अच्छा, अब ये सोल्यूशन है सिंपल। 10,000 का एसिड खरीदा था, 10,000 माइनस 1,000 रेजिडुअल वैल्यू ओवर 2000 इंटू पहले साल में 700 यूनिट्स बनाए डेप्रिसिएशन। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल आउटपुट इंटू दूसरे साल में 400 यूनिट्स बनाए, उसकी डेप्रिसिएशन। तीसरे साल में 900 यूनिट्स बनाए, उतनी डेप्रिसिएशन। यानी कि जितना यूज होता है उतना डेप्रिसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक छोटा सा मेथड है। सबर जी, ठीक है जी। ये तस्वीर बनाएं और निकलना शुरू कर दें। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।